छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पश्चिम विधानसभा के गुढ़ियारी में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनता से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। सीएम ने नियमितीकरण, मोर जमीन मोर आवास, शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना, आत्मानंद स्कूल पर आमजन से चर्चा की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कहाँ इधर तो नाम तो बता। विकास नगर। विकास नगर मिलकर। हाँ। और नाम का है? सुनीता। सुनीता, कब आवेदन दे? 5 साल 6 साल से आवेदन देते देते सुनिया हो गई है, सबको पता है। और आपके आजू बाजू में जितना नेता पार्षद बैठे हैं उनको भी पता है। 8 नंबर के होंगे कौन है अधिकारी? मैं निकाल कर आई हूँ, मेरे लड़के का हालत बहुत खराब है, इमरजेंसी में छोड़ के आई हूँ लड़के को। चलो सुनो, रुक जाओ भाई। ये पता बता रही हैं। उनके बेटे का नाम पूछो, बहू का नाम पूछो, उनके नाम से राशन कार्ड है कि नहीं है? चेक करवा दे तत्काल। माइक लो। ये इनका मेरी तरफ देखो भाई, आप उधर मत देखो। राशन कार्ड पहले चेक करो, उसके बहू के नाम से इनका नाम जुड़ा नहीं है ना? कंप्यूटर से चेक करो राशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। यदि नहीं बना है तो आज तक क्यों नहीं बना इनका, और बना है तो इनको जानकारी दो। अभी सभा तो आपकी पहले मिलना चाहिए मुझे। जी सर, ठीक है। रायपुर के कोटा गुढ़ियारी मार्ग को अब संतोष अग्रवाल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। रायपुर पश्चिम विधानसभा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोटा गुढ़ियारी मार्ग के नामकरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कोटा गुढ़ियारी मार्ग पर पूर्व महापौर संतोष अग्रवाल के नाम पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर सीएम बघेल ने संतोष अग्रवाल के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अग्रवाल सरल व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उन्होंने रायपुर नगर के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिए। संतोष भैया से हम सब जुड़े थे। वो कुछ अलग ही किस्म के व्यक्ति थे। किसी समस्या को देखने की उनकी दृष्टिकोण अलग रहती थी और हमेशा सक्रिय, कोई भी कार्यक्रम हो वहाँ संतोष भैया निश्चित रूप से उपस्थित। अनेक जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी ने दी और उसको उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। महापौर के रूप में रायपुर की जनता की सेवा उन्होंने की, तो संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हुए पार्टी की भी उन्होंने सेवा की। ऐसे व्यक्ति के नाम से गुढ़ियारी कोटा मार्ग का नामकरण किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नगर निगम ने, महापौर महोदय ने, सभापति महोदय ने, विधायक विकास उपाध्याय ने, सब लोगों ने इस बात का निर्णय लिया कि कोटा गुढ़ियारी मार्ग का नाम संतोष अग्रवाल मार्ग के नाम से जाना जाएगा और ये उनके रायपुर शहर के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और उनका सम्मान है। इस बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का सरगुजा दौरा। 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर रहेंगे अरुण साव। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में होंगे शामिल। सर्व यादव समाज के कार्यकाल में भी शिरकत करेंगे। शाम 4 बजे भाजपा कार्यालय अंबिकापुर में विधानसभा की बैठक भी लेंगे और शाम 6 बजे मंडल अध्यक्ष और महामंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का सरगुजा दौरा। अरुण साव 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर रहेंगे। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में इस दौरान वो शामिल होंगे। साथ ही सर्व यादव समाज के कार्यक्रम में भी अरुण साव शिरकत करेंगे। शाम 6 बजे मंडल अध्यक्ष और महामंत्रियों से अरुण साव मुलाकात करेंगे। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल होंगे।
अब बात करते हैं रायपुर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम से पहले पुलिस ने भाजपा पार्षदों को थाने में बैठा दिया। इस पर भाजपा नेताओं ने ऐतराज जाहिर किया। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का विरोध नहीं किया गया है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को थाने ले जाना उचित नहीं है। उन्होंने इसका विरोध करने का ऐलान किया। आज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पुलिस प्रशासन ने उठाना चालू कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में आ रहे भेंट मुलाकात करने, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ काम किया होगा तो जनता को पता है, और कुछ काम नहीं किया, खाली तो जनसंपर्क करने आ रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पार्षदों को उठाने का मतलब क्या? बीजापुर में मंगलवार को कांग्रेस विधायक के काफिले में शामिल जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। घटना पर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। गागड़ा ने पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। यहां भैरमगढ़ स्थित अपने निवास पर पत्रकार वार्ता में गागड़ा ने कहा कि हमले के पीछे की वास्तविक तस्वीर बाहर आनी चाहिए। चूंकि घटना के बाद गृहमंत्री और विधायक के बयान में जैसा विरोधाभास नजर आया है, उससे घटना की सत्यता उजागर करना जरूरी हो गया है। गागड़ा ने कहा कि विधायक विक्रम सुरक्षा ताक पर रखकर चलते हैं। गृहमंत्री के बयान से ये साफ हो जाता है। जिस तरह से बीजापुर विधायक के काफिले पे हमला की बात आई और पूरे प्रदेश भर में, और सरकार के जिस तरह से बयान आ रहा है, गृहमंत्री का बयान आता है कि विधायक इसको कैजुअली लिए और बिना सुरक्षा के चले गए, कि वो इस मार्ग है जहाँ पर मैं कई दफ़ा जाने की कोशिश किया, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस आज तक मुझे जाने दिया नहीं। लेकिन इतने सेंसिटिव क्षेत्र में विधायक बिना सुरक्षा गए कैसे? और दूसरा, गृहमंत्री कहते हैं कि बिना सुरक्षा गए, इसका मतलब है सरकार और विधायक उस क्षेत्र में जो संवेदनशील क्षेत्र है उसका कैजुअलिस्ट ले रहे हैं। और उसके बाद विधायक जिस तरह से शाम को आके क्रिकेट खेल रहे हैं, ये लगता है सीधा सनसनी फैलाना था, और मुझे लगता है कि फैब्रिकेटेड न्यूज बनाने के लिए इस तरह से किया गया था, और एक क्षेत्र में दशक पुराने काम विधायक द्वारा किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि आरक्षण का लाभ लोगों को मिले। अरुण साव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ना तो विधानसभा में क्वांटिफाइबल डेटा पेश किया और ना ही उसे राज्यपाल के सामने रखा। वहीं लोकसभा सांसद विजय बघेल ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा और बीरनपुर मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी की सरकार आरक्षण देने वाली नहीं, आरक्षण छीनने वाली है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया, अपने ही कार्यकर्ता को उच्च न्यायालय भेजकर उस पर स्थगन लगाया और उस याचिकाकर्ता को राज्य मंत्री के पद से नवाजा। उसी प्रकार से आदिवासी समाज के आरक्षण को भी जिसने कोर्ट में चुनौती दी, उसे भी पदों से नवाजा। तो ये कांग्रेस पार्टी आरक्षण देने के लिए नियत नहीं है। हम क्या प्रमाणित करेंगे? हमारा शासन आएगा तो हम प्रमाणित करेंगे। आप चेक करो ना, हम तो बोले ना, हम उस दिन भी बोले, आईजी और एसपी हमने लिखित में लिया। उस समय तो एसपी था, दाह संस्कार के दिन मैंने कहा ये चीता जैसे जल जाएगी, उसके बाद सब घर चले जाएंगे, आपकी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। 16 मुसलमान परिवार है, उनके घर में आप लोग जांच करिए।
छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद का हल निकालने सुप्रीम कोर्ट के जज बुधवार को धमतरी पहुंचे। जजों की टीम 2 दिन तक महानदी जल क्षेत्र का दौरा करेगी। पहले दिन महानदी के उद्गम स्थल सिहावा क्षेत्र का निरीक्षण करेगी और दूसरे दिन गंगरेल क्षेत्र का दौरा करेगी। वहीं जजों की टीम के साथ जिले के प्रशासनिक अफसर और पुलिस मौजूद हैं। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने भी अपने बयान में कहा था कि महानदी छत्तीसगढ़ से निकली है तो पानी भी हमारा ही होना चाहिए। महानदी के पानी विवाद मामले में जजों की टीम महानदी जल क्षेत्र का दौरा कर रही है। महानदी के पानी विवाद का ये पूरा मामला है। समस्या सुलझाने सुप्रीम कोर्ट के जज पहुंचे हुए हैं। जजों की टीम महानदी जल क्षेत्र का दौरा कर रही है। इस दौरान जजों के साथ जिले के अफसर और पुलिस भी मौजूद है। बस्तर के नगरनार में पीड़ित महिला नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गई है। महिला ने शासन प्रशासन से लेकर एनएमडीसी तक गुहार लगाई, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। दरअसल नगरनार में एनएमडीसी स्टील प्लांट के लिए स्थानीय ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा दिया गया। साथ ही प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी भी दी गई। ऐसे में जिन परिवार में बेटी है उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। वहीं अब प्रभावित किसानों की बेटी अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आ रही है, जो कल यानी कि गुरुवार को आमरण अनशन पर बैठेगी। महिलाओं का कहना है कि एनएमडीसी ने उनकी जमीन ले ली और अब नौकरी भी नहीं दे रहा है, जिससे घर चलाने में समस्या हो रही है। एनएमडीसी अभी तक उस पर कोई बात नहीं कही। इन्होंने गए तो हैदराबाद कभी गए हैं, आपका हैदराबाद से निर्णय आने के बाद हम करेंगे, मगर इन्होंने नौकरी नहीं दी है। इन लोग परेशान हो गए। अब ये चारों जो हैं उनकी पात्रता महिला आयोग के भी द्वारा, कलेक्टर के भी द्वारा, पुनर्वास नीति के भी द्वारा, भारत के संविधान के भी द्वारा बनती है, मगर एनएमडीसी ने नौकरी देना उचित नहीं समझा। मेरा जमीन को एनएमडीसी ने ले लिया है और उसके एवज में पात्रता होने के बावजूद भी नौकरी नहीं दे रहा है, और इसीलिए मैं कल से आमरण अनशन में बैठने के लिए पूरा कर ली हूँ। और जब तक मुझे नौकरी नहीं दिया जाएगा तब तक मैं आमरण अनशन में बैठूंगी। साल का पहला सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। ग्रहण सुबह 7:04 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:29 पर खत्म होगा। इस सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 24 मिनट की होगी, लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। बता दें कि आज वैशाख अमावस्या भी है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है, लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा, जिस वजह से सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण होगा। ये सूर्य ग्रहण बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार एक ही दिन में 3 तरह का सूर्य ग्रहण दिखेगा, जिसे वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का नाम दिया है। इनमें आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण शामिल होंगे। ज्योतिष में ग्रहण को अशुभ घटनाओं में गिना जाता है। इस वजह से ग्रहण के कारण शुभ कार्य और पूजा पाठ वर्जित माने जाते हैं। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित हो जाते हैं और जिस कारण सूर्य की शुभता में कमी आ जाती है। कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण? साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण कंबोडिया, चीन, अमेरिका, माइक्रोनेशिया, मलेशिया, फिजी, जापान, समोआ, सोलोमन, बरूनी, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर जैसी जगहों पर दिखाई देगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण जिसका भारत में असर दिखाई नहीं देगा। राजधानी रायपुर के आमानाका इलाके में स्कूल वैन से गिरकर छात्रा के घायल होने का मामला तूल पकड़ने लगा है।
इस मामले को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद शिक्षा अधिकारी ने 2 सदस्यीय जांच टीम बना दी है। जांच टीम 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को एक प्राइवेट स्कूल की वैन का गेट टाटीबंद चौराहे पर खुल गया, जिसकी वजह से छात्रा वैन से सड़क पर गिर गई थी। मॉर्निंग 8:20 की टाटीबंद के पास जो चौक है वहाँ पे एक्चुअली हुआ ऐसे कि बच्चे आ रहे थे, फोर्स हमारी गाड़ी थी, उसमें बच्चे अंदर से लॉक थोड़ा सा ओपन कर दिया था बच्चे बदमाशी करते टाइम में, और कंडक्टर जो है वो आगे बैठी हुई थी। लेडीज़ कंडक्टर जाती है हमारी फोर्स में, वैन्स में, बसेस में। और ये घटना इंसिडेंटली केस था, कोई मतलब ना बच्चे को चोट आई है। एनएसयूआई की ओर से आज शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कृष्णा किड्स स्कूल सरोना की छात्रा के संबंध में कि वो वैन से गिर गई के समय शिकायत प्राप्त हुई है, और हम उसकी जांच कराने के लिए टीम का गठन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में कल एक बार फिर बड़ा हादसा होते होते बचा। कल एक स्कूली छात्रा जो कि 5 साल की है, KG 2 में पढ़ती है, कृष्णा किड्स एकेडमी में पढ़ती है। कल वह जो है स्कूल के जो वाहन है, स्कूल वैन, उसमें सवार होकर अपने घर से आ रही थी। सुबह सुबह की यह घटना है। इसी दौरान जो है टाटीबंद चौक में जब उनका स्कूली वैन पहुंचा तो यह बच्ची जो है 5 साल की, वह जो है पीछे गेट से अचानक से गिर गई, और इसके बाद जो राहगीरों ने उस बच्ची को उठाया। हालांकि घटना में बच्ची को कोई चोटें नहीं आई हैं। दूसरी ओर जब बच्ची स्कूल से जाने के बाद अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी, उसके बाद जो है परिजन स्कूल पहुंचे थे और यहाँ पर जो है जमकर हंगामा किया। उसके बाद जो परिजनों ने इस मामले की शिकायत थाने में भी की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया। दूसरी ओर जो है स्कूल प्रबंधन ने प्रथम दृष्टया ड्राइवर को दोषी मानते हुए उसे तत्काल जो है नौकरी से निकाल दिया। फिलहाल कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो स्कूली छात्र हैं उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्यों समय पर जो है वाहनों की चेकिंग नहीं होती, क्यों उनकी सुरक्षा के मापदंडों का ध्यान नहीं रखा जाता। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बढ़ता कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में मिले 619 नए कोरोना केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 2776। रायपुर में 83 नए कोरोना संक्रमित मरीज। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 9.37%। रायगढ़ से 37, बिलासपुर से 35, बलौदा बाजार से 34, धमतरी में 31 और कांकेर से 27, कबीरधाम से 26 और बेमेतरा से 26 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 619 नए कोरोना केस मिले हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2776 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 619 नए मामले मिले हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब 2776 हो गई है।